चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया। मैंने अपील की, आप सब लोग ईवीएम को हरा दीजिए। राजस्थान में गहलोत साहब ने राहुल गांधी की टीम को वहां हाथ नहीं रखने दिया। नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह है देशवासियों को। ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। अमित शाह बहुत अरसे तक तड़ीपार रहे। तड़ीपार किसने किया था? इतना बड़ा अपराध किया गया था कि अमित शाह को तड़ीपार रहना पड़ा। एक था गृह मंत्री गुजरात का और एक था मुख्यमंत्री। इससे ऊपर मत पहुंचाना, उसका दंश आज देश भुगत रहा है। कब ताली बजा करके नोटों को कागज बना देगा, कब ताली बजा कर देश में ताला लगा देगा, कब ताली बजा करके वायरस को भगा देगा, कब ताली बजा कर लोगों को मरवा देगा, कब ताली बजा करके दंगे करवा देगा। कि गले में आपको मटका लटका करके और पिछवाड़े पे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा। ये परंपरा सनातन की है कि नहीं? ये तब हो रहा है जब बाबा साहिब का संविधान और देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको बराबर का हक मिलता है। जनवरी को न्याय यात्रा शुरू, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है। कैसे देखते हैं 2024 से पहले क्या? देखिए, आपका जो सवाल है और तमाम जो मैं ये मानता हूँ कि आप ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से हम यहाँ से चंद्रयान को रेगुलेट करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि धरती से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं जो मेरी चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी चल रही थी। हमारा किसान आंदोलन के बीच का जिक्र मैं कर रहा हूं। मैं गाजीपुर से किसी मसले पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आया तो वहाँ 6 पत्रकार मेरे दोस्त बैठे थे, जिनमें 3 मेरे जानकार भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझे प्रभावित करने के लिए कहा कि मैं अपकमिंग डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ से गाजीपुर गया और मैंने गाजीपुर से अपील की। हमने भारत में यात्राएं की, संविधान सम्मान यात्रा, नशा मुक्त यात्रा का यात्राएं की। पश्चिम बंगाल के लोगों में बड़ी संख्या है जो लोग मुझे सुनते हैं। मैंने अपील की, आप सब लोग ईवीएम को हरा दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं। 4 राज्यों का चुनाव था, 5 का मैं छोड़ देता हूं। मैं 4 का जिक्र कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और तेलंगाना का। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी मसले पर मैंने बात करनी थी। कांग्रेस की युवा सांसद रही मीनाक्षी नटराजन को मैंने फोन किया और मीनाक्षी ने कहा कि मैं तेलंगाना का काम देख रही हूँ। यकीन मानिए, तब मैंने महसूस किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं समझ गया कि राहुल गांधी के युवा टीम को वहां अवसर दिया जा रहा है। लेकिन अब 3 राज्यों का जिक्र करें हम। राजस्थान में गहलोत साहब ने राहुल गांधी की टीम को वहां हाथ नहीं रखने दिया। अब ये ईवीएम का खेला है कि गहलोत का खेल है? वहां 40 से ज्यादा वहां की जो जमीनी रिपोर्ट थी, गहलोत से कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन विधायकों के कामकाज से नाखुश थे। 40 से 45 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिनको हटाया जाना था, उनके टिकट काटनी थी। लेकिन गहलोत जी को लगा अगर टिकट कट गई और जो नए को टिकट मिलेगी वो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या होगा। इसलिए गहलोत साहब ने वो टिकट नहीं कटने दी, राहुल गांधी की टीम को वहां हाथ नहीं रखने दिया। वो रिजल्ट आपके सामने है, जो बाजी जीती जा सकती है। कि चुनाव आयुक्त में से सीजीआई को हटाना, क्या इसके पीछे सरकार की नहीं? इसके लिए ये जो आप पहले देखिए, पहले ये तो पहले पूरा कर लूं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही किया और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल ने यही किया। जो सवाल तुम्हारा है सीजीआई को हटाने का, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल के तानाशाह होते हैं।
और नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह है। देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। वहां कोई मंत्री नहीं था और सबको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया गया। भारत को एक मोबाइल नंबर से रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने इस पर दैनिक अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन में रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। न केवल उनको तोता, आपने तमाम मंत्रियों को भी देख लिया होगा, वो बेचारे उतना ही मुंह खोलते हैं जितना मोदी उनको अनुमति देते हैं। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर हमारे देश की संवैधानिक बेंच का अपमान किया। ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला था और उसका अपमान करने के लिए आप सब लोगों ने देखा आनन फानन में, क्योंकि राज्यसभा में अल्पमत में थे तो राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए क्या किया। क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से दो युवाओं को, इनका प्रताप सिम्हा है, उस संसद के पास पर संसद के अंदर नकली बमों से संसद के अंदर पहुंचाया गया। इससे एक तीर के दो शिकार हुए। विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दे, तो उनको उठा के बाहर कर दिया, उन्हें अल्पमत में कर दिया। और दूसरा संदेश क्या दिया, अरे दानिश अली को धमकाया था भाजपा सांसद ने कि अपनी हैसियत में रहो, और दानिश अली को धमकाने के बाद नकली बमों के साथ जो पहुंचे अंदर, वो संदेश भी दिया विपक्ष को, देश के जनता को, कि तुम्हारे चुने हुए सांसदों को अंदर असली हथियार वाले हम भेज सकते हैं। अरे बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, चौकीदार है ना, नहीं, इस बात को मैं प्रमाणित कहता हूँ। हमारे देश के अंदर अफजल गुरु ने 2004 में कहा था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह संसद पर हमला कराने वाला आतंकियों का सरगना, पाकिस्तान का यार और देश का गद्दार है। उसने मुझे विवश किया कि मैं दिल्ली लेकर जाऊं उसके आतंकियों को, उनके लिए घर लूं और गाड़ी लूं। लेकिन सर एक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव पर धांधली कहां? नहीं, एक मिनट, इसको पहले पूरा कर दूं। तब क्या हुआ? तब ये हुआ है कि अफजल गुरु के इतने बड़े खुलासे के बावजूद, जो देश के गद्दार थे सरकार में, जांच एजेंसियों में, उन्होंने अफजल गुरु के इस आरोप का ध्यान नहीं दिया। जो जनवरी 2020 में वही डीएसपी देवेंद्र सिंह किसके साथ में, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ में AK-47 और हैंड गिरफ्तार हुआ। और फिर मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ, अभी भी आप डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत भी भाजपा की सरकार में गिरफ्तारी के बाद भाजपा राज में जून में हुई है। तो ये जो आप कह रहे हो, संसद में जो हुआ, राहुल गांधी कह चुके हैं महंगाई बेरोजगारी की वजह से हुआ है। जो देखिए, आप पहले समझिए, जो युवा खड़े हुए अंदर जाने के लिए तैयार हुए, उनका एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर बिल्कुल सही था, लेकिन उनको पहुंचाने का काम, जहां तक पहुंचाए हैं वहां तक पहुंचाने का काम बिना अमित शाह की सहमति के नहीं हो सकता था। और जब तक यह संसद के अंदर बवाल नहीं होता, तब तक आपको पता है, न केवल हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को किनारे करके सीजीआई को अलग करने का, बल्कि एक और खतरनाक बात हुई है। वो 3 जो हमारे देश में आपराधिक कानून बने हैं, उन कानूनों की तह पर अगर जाओगे तो रूह कांपती है, रूह। शांति अमन चैन के लिए लाया गया है। किस तरीके की शांति और अमन चैन? बीजेपी करेगी शांति। मैं आपके माध्यम सुनो, शांति अमन और चैन तो हमको लगता है शांति अमन और चैन की उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं। मैंने तो तड़ी पार नहीं किया था अमित शाह को। अमित शाह बहुत अरसे तक तड़ी पार रहे। तड़ी पार किसने किया था? इतना बड़ा अपराध किया गया था कि अमित शाह को तड़ी पार रहना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, 2002 के दंगाओं के बाद जनता कमीशन में 2 वरिष्ठ जज और इज्जतदार जज और ईमानदार जज भी मैं कहूंगा, क्योंकि अब ईमानदार भी कहना पड़ता है, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत ने कहा था कि तुमने जहां तक पहुंचा दिया है दोनों को, मतलब दोनों मंच, एक था गृह मंत्री गुजरात का और एक था मुख्यमंत्री, इससे ऊपर मत पहुंचाना। उसका दंश आज देश भुगत रहा है। कब ताली बजा करके नोटों को कागज बना देगा, कब ताली बजा कर देश में ताला लगा देगा, कब ताली बजा करके वायरस को भगा देगा, कब ताली बजा कर लोगों को मरवा देगा, कब ताली बजा करके दंगे करवा देगा, कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। वो ताली में बड़ा जादू है।
तो ताली बजाकर कुछ भी कर सकता है। चौकीदार के पास ज्ञान है। देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, कहाँ ईवीएम में धांधली होती है? कहते हैं विपक्ष से सबूत दीजिए अगर धांधली होती है। देखिए, एक बात जो मैंने आपसे कहा और आपके माध्यम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़ी बेईमानी नहीं कर सकते, पर आटे में नमक की तरह चोरी हो सकती है। और आटे में नमक की तरह चोरी का भी का तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे BSNL के नेटवर्क के माध्यम से हम यहाँ से मंगलयान को, चंद्रयान को संचालित कर सकते हैं, तो बहुत हो सकता है कि ईवीएम में भी हैकिंग हो सकती है। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, आप खुशी है कि नहीं आप लोग? देखिए, एक बात समझिएगा, मैं भारत के हिंदुओं को जानता हूँ। शायद ही कोई हिंदू होगा जिसके घर में मंदिर नहीं होगा। आप ये समझ लीजिएगा, घर घर में मंदिर है। मंदिर का बड़ा होना जिसकी हैसियत होगी वो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, मंदिर बनने के बाद भी पंडा पुजारी को फायदा होने वाला आम नागरिक को जाकर चढ़ावा चढ़ाना है। देखिए, इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बात बड़ी दावे से कह सकता हूँ कि मंदिर ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पर जाकर आपको धन चढ़ाना। हमारे देश की धन संपदा का सबसे बड़ा हिस्सा मंदिरों में कैद है। एक आखिरी बात बता दूं आपको पता है, हमारा सोमनाथ मंदिर में जब गजनी आया था तो गजनी ने कहा था कि तुमको जो कुछ करना करो। पंडितों ने तमाम मंत्र किए और उन मंत्रों में एक मंत्र ये भी था, वो था शत्रु मारक मंत्र। तो उन्होंने कहा तुमने सब कुछ कर दिया, बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने पंडितों को मारा और धन लूट के ले गए। भगवानों का धन से और जन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम सृष्टि में इसे भगवान जरूर मानते हैं जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। सृष्टि का मतलब आप समझ लीजिएगा, हमारे देश में गौरैया से लेकर मोर तक जो पक्षी हैं उनकी बनावट अलग अलग हो सकती है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनकी चोंच, मुंह, पैर एक जगह है। वो लोग सनातन विरोधी है, आप लोग ऐसा नहीं, एक मिनट। अच्छा, सनातन की परंपरा क्या है? सनातन की परंपरा बताइए मुझे। सनातन की परंपरा में ही आप समझ लीजिएगा, जो बाबा साहेब जिसके खिलाफ खड़े हुए थे कि गले में आपको मटका लटका करके और पिछवाड़े पे झाड़ू बांध कर चलना पड़ेगा, ये परंपरा सनातन की है कि नहीं? ये परंपरा सनातन की है कि नहीं कि महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना की थी? आपको मालूम है? तो डकैत बता दिया क्या? क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जिस जाति में पैदा हुए उन्हें संस्कृत में अध्ययन करने का हक नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, इसलिए डकैत बता दिया। आपको मालूम है, हमारा एक और बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि उसको भी ये धनुर्विद्या, हथियार चलाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंगूठा काट दिया गया। आपको मालूम है, इसी सनातन में हमारे देश के अंदर दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया। हमारे देश के अंदर दलितों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध करके उन्हें चलने के लिए व्यवस्था कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं जहां ऊंची जाति के घरों के आगे से दलित आज भी चप्पल पहन के नहीं चल सकता है। ये तब हो रहा है जब बाबा साहिब का संविधान और देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको बराबर का हक मिलता है। जरा कल्पना करो, जब वापसी हो जाएगा, यू टर्न, और ये पूरा हिंदू राष्ट्र, मतलब वो जो सामंतियों का जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, एकलव्य का अंगूठा कटवाया था और दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था, जब उनका कानून और उनका संविधान आएगा तब देश में क्या होगा। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश में संविधान बनने के बाद जिनको इंसान का दर्जा मिला, वही हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी को ढोकर हमारे देश के संविधान को खत्म करके और इस देश में मनुस्मृति लागू करने की ओर अग्रसर कर।